मेरा जो अंतिम सांस, मैं भले ही बीमार हो तो मैं घर में नहीं मरना चाहता हूँ, मैं पुणे के बामसेफ भवन में मरना चाहता हूँ। दीना भाना जी का ओहदा 1000 कलेक्टर से भी बड़ा है, 1000 IAS से भी बड़ा है, 1000 जजेस से भी बड़ा है। वो संगठन के बीज थे और संगठन को बचाने की फिक्र भी उनके अंदर थी, उनके अंदर सोशल ऑनेस्टी थी, वो बहुत पेशेंसली काम करते थे। मैं इस मोमेंट के लिए लड़ा, मैं इस मोमेंट के लिए मरूंगा। तो दीना भाना जी के अंदर वो जो कमिटमेंट है उससे हमें सीखने की जरूरत है। फुले शाह अम्बेडकर के आंदोलन से तोड़ने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया, गर्व और गौरव भाव, झूठा गर्व और गौरव भाव पैदा किया और उनको मिले। और अपने महापुरुषों का कोई अधूरा कार्य है उसको पूरा करने के लिए उन लोगों का साथ सहयोग होना जरूरी है। ये इसका प्रचार अब गांव-गांव तक करना, ये इसके पीछे मकसद है। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज आपने देखा होगा कि एक बूढ़े से शख्स बामसेफ के संस्थापक सदस्य। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिसकी हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं वह आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उस दुनिया को हिलाने वाला, मतलब भारत की दुनिया को हिलाने वाले का संगठन दे करके गए हैं, जिसको हम लोग आज बामसेफ के नाम से जानते हैं। उसी संगठन के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ में हैं। और मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसको, केवल उनके जीवन के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे कि वह जो आदमी इतने कमज़ोर से होते हुए भी पूरे देश भर में इतना बड़ा संगठन कैसे बना गए और कितनी मजबूत विचारधारा को कैसे कैसे खोद करके लाए, क्या वो दिनचर्या थी, कैसे वो दिन थे। सर, दीना भाना दादाजी का आज परिनिर्वाण दिवस है। बहुत ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि एक विलुप्त सा नाम है वो, और इतने मतलब हट्टे कट्टे भी नहीं थे, बहुत बुजुर्ग से दिखते हैं। आप कब से जानते थे? मैं स्टूडेंट लाइफ से बामसेफ से जुड़ा हूँ 2001 से। और जब हम बामसेफ में जुड़े तो हमको बहुत अच्छा लगा, मगर हमें जो भी बामसेफ से जुड़ता है उसको यही क्वेश्चन होता है, बामसेफ किसने बनाया, बामसेफ का लॉन्ग फॉर्म ऐसा नाम क्यों रखा, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। तो खापड़े साहब को तो मैं देख नहीं पाया, कांशीराम साहब को मैं देख पाया, उनके नज़दीक गया, उनकी सभा में गया। कभी ऐसा महसूस हुआ कि कितना बड़ा मैंने एक मौका खो दिया? हम लोग बहुत, मैं तो बहुत कम उम्र में जुड़ा हुआ हूँ, मगर ऐसा लगता था कि हम शुरू में जुड़ते, हम पहले आते और अच्छा होता और अच्छा होता, जिसको समझ में आ गया। दीना भाना जी को जानने के लिए मैंने मेश्राम साहब को कहा कि मैं जब जुड़ता हूँ तो मुझे मालूम नहीं है, जो बामसेफ के लोग जुड़ते हैं उनको मालूम है कि कौन थे खापड़े साहब, कौन थे दीना भाना, कौन थे कांशीराम जी। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था DK खापड़े साहब की यादें। तो वो यादें सुनने के लिए मैं दीना भाना से शुरू किया था, और मैं दिल्ली आया था। करोल बाग में हम दोनों टहलते थे, वॉकिंग करते थे, जानकारी लेते थे, और वो सारी बातें बहुत ही सादे सरल अंदाज में बताते थे, और लगता नहीं था कि इतना बड़ा क्रांतिकारी है। मैंने एक किताब पढ़ी उनकी, उस किताब का जो लेखक है वह कह रहा है कि दीना भाना मेरे पास से गुजरे, 10 बार पास से गुजरे, मुझे पता ही नहीं चला कि ये दीना भाना है। ऐसा दीना भाना जी इसके फाउंडर भले ही थे, मगर उनको अहंकार नहीं था। वो इस मूवमेंट के मील के पत्थर नहीं, वो मील का पत्थर के नीचे जो पत्थर खड़ा होता है, मूल चिंगारी इस क्रांति का बीज थे। दीना भाना जी को लालच था, लालच दिया गया, ऑफर दिया गया, फिर भी वो बामसेफ को छोड़ा नहीं। अरे दीना भाना जी की खासियत है, सत्ता बन गई उत्तर भारत में, फिर भी वो बामसेफ को छोड़ा नहीं। खापड़े साहब के साथ जुड़े रहे, मेश्राम साहब के साथ जुड़े रहे, और जब उनका अंतिम समय आया तो उनके बच्चों को और उनके परिवारजनों को उन्होंने कहा कि मेरा जो अंतिम सांस, मैं भले ही बीमार हो तो मैं घर में नहीं मरना चाहता हूँ, मैं पुणे के बामसेफ भवन में मरना चाहता हूँ। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो पूरा लाइफ बामसेफ के लिए गुजारा,
और अपना आखिरी सांस पूना के बामसेब भवन में गुजारा। 2009 साल में बामसेब भवन का पूना में स्थापना हुआ था, तब वो उद्घाटन करने आए थे। और वो जब वहाँ हुआ तब हम लोग भी नहीं थे उस एरिया में, जो हमारा 3 मंजिला इमारत बनी बामसेब भवन की। तो उनका डेथ हुआ उस दिन, उनका अंत्यविधि नहीं हुआ, 2 दिन के बाद हुआ। इसीलिए लेट किया कि ऑल इंडिया के बामसेब के लोग वहाँ पहुँचे। जब ऑल इंडिया के SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम कार्यकर्ता जब ऑल इंडिया से उनको अंत्यविधि देने के लिए इकट्ठा हुए, तो आसपास के लोग कहने लगे, अरे इतना बड़े महापुरुष या कुछ दिन रहा बीमार की अवस्था में, हमें मालूम ही नहीं था। जब वो पूना में सड़कें जाम हो गई और लोग देखने लगे, अरे कोई प्रधानमंत्री आए, कितने लोग इतने कैसे एक जगह पर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तब लोग रोने लगे कि आसपास के लोग कहने लगे, अरे उसने हमारे लिए जिंदगी लगाई, हमें तो मालूम ही नहीं था। आज जो है नई पीढ़ी के लोग हैं, वो जब खापड़े साहब का कुर्बानी, कांशीराम साहब का कुर्बानी, दीना भाना जी की कुर्बानी को याद करते हैं, तो उनको लगता है कि हम कितने बड़ी विरासत के साथ जुड़े हुए, हम कितने बड़े मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। अगर दीना भाना नहीं होते तो सवाल है, बड़ा सवाल है। एक है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट हो, एक है इंटेलेक्चुअल होना। समाज में IAS है, समाज में कलेक्टर है, समाज में जजेस है, SC ST OBC के। किसी ने नौकरी छोड़ के काम नहीं किया, या किसी ने यह सोचकर काम नहीं किया कि अगर हमारी राजनीति को दुश्मन खत्म करता है तो हमारे समाज का भविष्य क्या रहेगा, समाज को कौन दिशा देगा। एक 4th श्रेणी का कर्मचारी दीना भाना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, मगर दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर का केवल एक स्पीच सुना और अपनी ज़िंदगी बदल दी, और उस स्पीच को आधार बनाकर वो सोशल ऑनेस्ट रहे। दीना भाना जी का ओहदा 1000 कलेक्टर से भी बड़ा है, 1000 IAS से भी बड़ा है, 1000 जजेस से भी बड़ा है, जो केवल रोजी रोटी कमा रहे हैं और समाज के लिए कोई उनका योगदान नहीं है। दीना भाना जी का योगदान इस देश में फुले शाह अम्बेडकर की आंदोलन का जो शून्यकाल हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद, उस मूवमेंट को बचाने में, उस मूवमेंट को दोबारा पुनर्जीवित करने में मान्यवर दीना भाना जी का बहुत हिस्टोरिकल योगदान है। और इस योगदान को पूरा देश और दुनिया आज उनको सैल्यूट कर रहा है। अगर मैं ऐसा पूछूं कि डॉक्टर विलास खरात ने दीना भाना से क्या सीखा, तो शॉर्ट टाइम में क्या बता पाएंगे? दीना भाना जी से हमने ईमानदारी सीखी। और कुछ ऐसा 2009 के पीरियड में, 8-9 के पीरियड में वाल्मीकि कम्युनिटी के ही लोग, अब वो गुजर गए लॉकडाउन में, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था बामसेब का, पंजाब के थे, DD कल्याणी। उस समय डिस्प्यूट हुआ, टूट फूट हुई, और उस समय में दिल्ली प्रदेश में आता था, तो मेरा दिल्ली में रेसिडेंस था। और एक बाबा साहब अम्बेडकर के समय के आगरा के कार्यकर्ता थे, जो बामसेब के ज़्यादा वेल विशर थे, ज़्यादा एक्टिविस्ट थे, बामसेब को ही मानते थे। जो टूट फूट करने वाले ने उनको भी तोड़ा या उनके दिमाग में कचरा डाल दिया। मैं और दीना भाना बाय बस दिल्ली से आगरा चले गए। उस समय ऐसा कोई टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, वो नहीं रखते थे। जब हम गए तो निकल गए, तो हम दोनों हताश होकर गए, वो मिला नहीं। तो मैं उनके साथ गया और उनके साथ मैं इधर आया, तो मैं उनको पूछता था कि अगर आपको ऑफर आया तो दीना भाना बोलते हैं कि मुझे कई सारे ऑफर आकर गए, अब कोई ऑफर मुझ पर काम नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है इस संगठन से बाहर करने के लिए शुरू से लेकर, मैं तो 2009 की बात कर रहा हूँ, तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं मरते दम तक मेश्राम साहब के साथ खड़ा रहूँगा। मेश्राम साहब को
मैंने भी चेक किया है, खाबड़े साहब ने भी चेक किया है, और मेश्राम साहब को खाबड़े साहब ने लीडरशिप दी है। अब मेरी जिम्मेदारी है खाबड़े साहब के बाद कि मुझे उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। तो जो लोग टूट-फूट कर रहे थे उस समय खाबड़े दीना भानाजी संगठन को बचाने के लिए उन लोगों के पास जाकर समझा रहे थे कि तुम गद्दारी करोगे, तुम्हारे पर कलंक लगेगा। आज के समय में तो अगर कोई ऐसा कोई अफवाह ही फैल जाए तो आदमी उसका फ़ोन तक नहीं उठाते, और दीना भाना साहब उनके पास में जाकर समझा रहे हैं। वो संगठन के बीज थे और संगठन को बचाने की फिक्र भी उनके अंदर थी। उनके अंदर सोशल ऑनेस्टी थी। वो बहुत पेशेंसली काम करते थे, गुस्से में भी आते थे। उन्होंने अभी बोला कि जब मैं उस बाबा साहब की छुट्टी के लिए, वो भाषण भी अवेलेबल है, भाषण के लिए जब छुट्टी के लिए जब मैं उठ का बोल रहा था तो उसने बाबा साहब को गाली दिया, तो मुझे भी नहीं रहा गया। मैंने झूठ बहुत गुस्से में कहा, भैंचोद साला, तुम्हारे राम ने हमारे लिए क्या किया। मतलब अधिकारी को बोल रहे अपने से सीनियर क्योंकि बाबा साहब के ऊपर उंगली उठाने की उसकी कैसी औकात हुई। तो बोले भाई मैं युवा था तो बहुत गुस्से में था, और मुझे बाबा साहब के बारे में कोई भला बुरा कहे तो मुझसे रहा नहीं जाता था। मैंने मेरी नौकरी की परवाह नहीं की। मैंने कहा, गाली देकर कहा, क्या किया राम ने, हमारे लोगों के हाथ में झाड़ू थमा दिया और हमारे लोग गंदगी साफ करते करते मर गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे हाथ में कलम थमा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की कलम के कारण आज मुझे जॉब है। इसमें एक बात मुझे बताइए, जैसे कि दीना भाना से महान दीना भाना मान्यवर बनने तक का जो सफ़र था वो एक बड़ी कड़ी है जो कि आज हम लोग भी सहन करते हैं। अगर जो उनके साथ में जो जातिगत जो शोषण हुआ था, वो जातिगत शोषण होने के बाद में वो एक स्पीच से ही इतने मोटिवेट हो गए, उन्होंने पूरा का पूरा जो जीवन है इस व्यवस्था को तोड़ने में लगा दिया। डॉक्टर अम्बेडकर में उन्होंने एक छवि देखी कि हाँ, ये आदमी जिस वजह से मैं परेशान हूँ, जाति व्यवस्था, जाति प्रथा, जातिवाद से, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर वो एक छवि देखी कि हाँ, ये आदमी जाति व्यवस्था के लिए सही तोड़ है। उन्होंने उसके आंदोलन को चलाते हुए पूरी ज़िंदगी चला दी। आपकी कितने बार बातें ऐसी हुई कि यह जो आंदोलन था यह सही था, मैंने कैसे सीखा, ऐसी कोई बात हुई कभी? उन्होंने कई बार हमारे व्यक्तिगत तौर पर हो या सेंट्रल लेवल की मीटिंग हो या राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके स्पीच होते थे, सबको मिलते थे। उन्होंने ये कहा कि मैंने सही फैसला लिया, मैं इस मोमेंट के लिए लड़ा, मैं इस मोमेंट के लिए मरूंगा। तो दीना भाना जी के अंदर वो जो कमिटमेंट है उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। चाहे कोई लालच आ जाए, चाहे कोई डर दिखा दे, चाहे कोई हत्या करने का प्रयास करे, मगर मैं मेरे सिद्धांत और उसूल के खिलाफ नहीं जाऊंगा। उसके लिए मुझे हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, मगर सिद्धांत और उसूलों को मैं छोड़ूंगा नहीं। कई सारे लोग हमारे अंदर आए, चले गए, हमेशा डिस्प्यूट हुआ, मगर दीना भाना जी मेश्राम साहब के साथ ही खड़े रहे। ऐसा देखा जाता है कि बहुत बार बामसेफ के अंदर ऐसी त्रासदी आई है कि आधा संगठन बट गया और बहुत मजबूत जो कार्यकर्ता है वो नाराज हो गए, लेकिन दीना भाना अंत टाइम, मतलब लास्ट टाइम तक भी यहाँ पर थे। तो ऐसा तो नहीं था कि मतलब जैसे कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरी देख रेख कौन करेगा, ऐसा तो कोई मामला उनके सामने नहीं आया। जब भी राष्ट्रीय अधिवेशन होता था वो मेश्राम साहब को खुद कहते थे मैं देख रेख के लिए जाऊंगा। उस उम्र में भी और सबको कहते थे कि फुल टाइमर में मैं मेश्राम साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भले होंगे, मगर मैं सीनियर फुल टाइमर हूँ। ऐसी एक गट्स देख कर कह सकते कि वो सच में दादाजी थे। दादाजी जो थे वो अपने आप को बामसेफ का फाउंडर कहने में जितना गर्व नहीं मानते थे, उतना कि मैं देश में मेश्राम साहब जैसे भागम भाग करते हैं, अलग अलग राज्यों के लोग सेंट्रल पर, स्टेट पर फुल टाइमर बन के काम करते हैं, तो मैं भी फुल टाइमर हूँ। यानी उनको फुल टाइमर कहने में बड़ा गर्व लगता था। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात देखी
सर आपने घोषणा की है, मैं एक लास्ट सवाल है, एक घोषणा की है कि एक पूरे महीने तक हम लोग दीना भाना की जयंती जो है वो मनाएंगे। उसकी वजह यह है कि आरएसएस बीजेपी के लोग दुष्ट लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। अब देखो आपके हरियाणा में कावड़ क्या कोई दुबे पांडे चौबे चलाता है? कावड़ कौन उठा रहा है? फसाद किसके जरिए से कर रहे हैं? तो ब्राह्मण लोग कुड़ापति दिमाग के लोग हैं और वो षड्यंत्रकारी एनिमीज लोग हैं, वो हमारे समाज के लोगों का अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं। तो उन्होंने स्टडी किया 2014 के पहले ही स्टडी किया कि अगर प्रतिक्रांति करते हैं, हिंसक प्रतिक्रांति करते हैं, बड़ी प्रतिक्रांति करते हैं, तो ब्राह्मणों को कौन विरोध करेगा? तो ज्यादा विक्टिम है वो तो पहले नंबर पर आएगा। तो नेशनल कम्युनिटी कौन है? वाल्मीकि नेशनल कम्युनिटी है, हर राज्य में है। चमार नेशनल कम्युनिटी है, चमार नेशनल कम्युनिटी है, हर राज्य में है। हर गांव में भी है। खटीक नेशनल कम्युनिटी है। और इसकी दूसरी खासियत है, ये लड़ाकू है और इनको अंबेडकर जैसा इन लोगों को सही नेता मिला तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए। और अगर अंबेडकर का दर्शन इनको मिला तो इनके घर घर में अंबेडकर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इनको आज़ादी दे रहा है संगठन बनाने की। तो ब्राह्मणों के खिलाफ ये बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सकते। तो ब्राह्मणों ने 3 किताब लिखी। भागवत में प्रभात प्रकाशन जो आरएसएस का प्रकाशन है वो अपने हाथों से पब्लिश की। लेखक ब्राह्मण थे मगर दिखाया उत्तर प्रदेश का शेड्यूल कास्ट, लिखा है ब्राह्मणों में, हिंदू चमार, हिंदू वाल्मीकि, हिंदू खटीक। अब इन 3 किताबों में उन्होंने क्या लिखा, सार क्या है? वाल्मीकि के बारे में लिखा कि ये वाल्मीकि जो कम्युनिटी है ये अछूत नहीं थी, ये ब्राह्मण थी। ये वाल्मीकि रामायण जो लिखने वाला जो वाल्मीकि है ये उसकी संतान है और वो ब्राह्मण है। मगर ये आक्रांता जो मुसलमान है इन्होंने इनको अछूत बनाया। अब तो ब्राह्मणों की सत्ता है, अब तो इनको ब्राह्मण बना दो। अब इनको तो दावा करना चाहिए, अरे ब्राह्मण बनाओ हमें और तुम सफाई का काम करो। बहुत सालों तक, हजारों साल में मर रहे हैं हर रोज। चमारों के बारे में लिखा, तुम चमार वंश के लोग हो, तुम क्षत्रिय हो, राजपूत हो। यानी फुले शाह अम्बेडकर के आंदोलन से तोड़ने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया, गर्व और गौरव भाव, झूठा गर्व और गौरव भाव पैदा किया। खटीकों को कहा तुम क्षत्रिय हो। तो आरएसएस झूठा प्रोपेगेंडा करके इनका मिसयूज कर रही है, इनके दिमाग में कचरा डालकर इनका इस्तेमाल कर रही है। दूसरा एक समरसता मंच है आरएसएस का। समरसता मंच के माध्यम से उनके कुछ अंदर दलाल पैदा करो, उनको अवार्ड रिवार्ड दो, फिर उनको दिखाकर समाज को कहो कि अब इधर आ जाओ, आरएसएस तुम्हारा, वो वही कहते हैं। समरसता मंच क्या है? तो ब्राह्मण लोगों का ओबीसी के अंदर धार्मिक अज्ञानता का इस्तेमाल करना, एमबीसी के अंदर जैसे लोहार, कुमार, लोहार कम्युनिटी है, कुमार कम्युनिटी है, एक सुतार कम्युनिटी होती है, कारपेंटर, तो उनको क्या कहती है? वो कास्ट नहीं कहती, तुम विश्वकर्मा हो, तुम प्रजापति हो। अरे ब्राह्मण लोग उनको अरे उनको ब्राह्मण नहीं बनाएंगे, उनको जनेऊ पहनने नहीं देंगे, मगर उनको अपर लिफ्ट करना, झूठा गर्व भाव पैदा करना। नहीं तो इधर आएगा नाग कल्चर के पास, नीचे ढूंढते ढूंढते जाएगा तो सभी लोगों को पता चलेगा मेरा तो मौर्य वंशज है, मैं तो नाग वंशी हूँ, मैं तो मूल निवासी हूँ। ये ब्राह्मण नहीं होने देना चाहते, इसीलिए उसके अंदर झूठा गर्व भाव पैदा कर रहे हैं। और ये काम बड़े पैमाने पर वाल्मीकि कम्युनिटी में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मगर वाल्मीकि लोगों में बामसेब की जानकारी पहुंचते ही देश भर में वाल्मीकि लोग बामसेब के साथ जुड़े हुए, तो कर्मचारी लोग जुड़े हुए, जो आम लोग हैं जो पीस रहे हैं, उनकी भी तीव्र समस्या है, उन लोगों को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। और बामसेब के अलग अलग ऑफशूट विंग है, वाल्मीकि लोगों का सफाई कर्मचारियों का संगठन है, तो उसके अंदर उनके जोड़कर उनका कोई समाधान हो, उनके हक अधिकार उनको मिले, और अपने महापुरुषों का कोई अधूरा कार्य है उसको पूरा करने के लिए उन लोगों का साथ सहयोग होना ज़रूरी है। ये इसका प्रचार अब गांव-गांव तक करना, ये इसके पीछे मकसद है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पूरे महीने दादाजी का जन्मदिन और उनके जो स्मृति दिवस है वो मनाए जाएंगे और अगले साल कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। डॉक्टर साहब आते रहेंगे, दीना भाना जी के बारे में ब्रीफ में बारीकी से चर्चा करेंगे कि आगे क्या हुआ। अभी तो थोड़ा सा टाइम की कमी है। थैंक यू।